हेलो बच्चों, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है उसको पहले समझते हैं। तो बेटा, जब हम एलिमेंट्स को उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उससे जो सीरीज मिलती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी कि अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनी हुई है और उसमें जो मेटल हैं वो हैं लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन, मरकरी, सिल्वर, ब्रोमीन, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, गोल्ड एंड फ्लोरीन। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से जितने भी एलिमेंट ऊपर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? निगेटिव एसआरपी वाले हैं। और हाइड्रोजन के नीचे जितने एलिमेंट हैं वो सभी पॉजिटिव एसआरपी वाले हैं। ओके, मींस हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट हैं उनकी एसआरपी वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट हैं उनकी एसआरपी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। हाइड्रोजन की एसआरपी जो होती है वो 0.00 वोल्ट होती है और लिथियम की एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा निगेटिव होती है -3.05 और फ्लोरीन की एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव होती है +2.87। जब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम अप टू डाउन मूव करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है और रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज हो जाती है अप टू डाउन मूव करने पे। ओके बेटा, अब इसे हम और समझते हैं कि इसमें और क्या कंडीशन है। इसकी एसआरपी वैल्यू हाई होगी, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जिसकी एसआरपी वैल्यू लो होगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा और उसकी रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे लिथियम की एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा क्या है? लो है, तो ये लिथियम जो है वो क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और इसकी रिड्यूसिंग पावर भी क्या हुई? ज्यादा हुई। और फ्लोरीन की एसआरपी वैल्यू क्या है? सबसे ज्यादा है, यानी कि एसआरपी वैल्यू क्या है? हाई है, तो ये क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ और इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा हुई। अब बच्चों हम करते हैं इसके एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन क्या है वो समझते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो नॉन मेटल के टर्म में है। नॉन मेटल के केस में क्या होगा कि जितनी ज्यादा ई नॉट की वैल्यू होगी, मींस एसआरपी की वैल्यू होगी, रिएक्टिविटी नॉन मेटल की उतनी ही ज्यादा होगी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। मींस एसआरपी वैल्यू ज्यादा किसकी? फ्लोरीन की, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन रिएक्टिव होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा। क्लियर? सेकंड एप्लीकेशन क्या है? जिसकी एसआरपी वैल्यू लो होगी उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा। थर्ड एप्लीकेशन, अगर कोई मेटल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ओके बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कोई मेटल है जो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो वो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल हैं उनके साल्ट से मेटल को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। Zn मेटल हमने लिया और इसको हमने कॉपर सल्फेट के साल्ट के साथ रिएक्ट किया, तो जिंक क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर है, इसका मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक ने क्या किया? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। A metal above in the electrochemical series displace a metal below
इट फॉर्म इट्स साल्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है बेटा फोर्थ, वो क्या है कि यहां से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं ई नॉट सेल की। क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं ई नॉट सेल की, है ना। किस कंडीशन में? जब कंसंट्रेशन मेटल आयन की 1 मोलर हो, है ना। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन कितनी हो? 1 मोलर। फॉर्मूला क्या होगा? ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ये इसके 4 एप्लीकेशन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था? नॉन मेटल की रिएक्टिविटी के टर्म में था। तो नॉन मेटल के केस में क्या होता था? जितनी ज्यादा ई नॉट वैल्यू, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि एसआरपी वैल्यू जितनी कम होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। थर्ड कंडीशन ये था कि हाइड्रोजन के अबव जो भी मेटल है वो हाइड्रोजन से बिलो मेटल के साल्ट से मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। और फोर्थ एप्लीकेशन जो है वो ये था कि किसी भी 1 मोलर कंसंट्रेशन के मेटल आयन के लिए हम ई नॉट सेल की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है बेटा? वो ये है कि जब हमें ई नॉट वैल्यू गिवन हो दो, लाइक जैसे ई नॉट एजी आयन ऑब्लिक एजी इक्वल टू 0.80 वोल्ट और ई नॉट एच आयन ऑब्लिक एच टू इक्वल टू 0.00 वोल्ट, और हमसे ये पूछे कि यहां पर कौन है ऐसा जो एनोड के जैसे एक्ट करेगा और कौन है ऐसा जो कैथोड के जैसे एक्ट करेगा। ओके बेटा, तो यहां पे देखें तो +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो रही है, +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो रही है। तो दोनों ही जगह पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना। और रिडक्शन होगा तो फिर कैथोड और एनोड फाइंड करना थोड़ा सा टफ होगा। उस केस में हम क्या करेंगे बेटा? उस केस में हमें ये देखना है कि एसआरपी वैल्यू लो किसकी है। एसआरपी वैल्यू लो किसकी है? तो इसमें एसआरपी वैल्यू लो किसकी है? एसआरपी जो है वो लो है हमारी बेटा किसकी? ई नॉट एच आयन ऑब्लिक H2 की। तो ये जो होगा वो हो जाएगा एनोड, क्योंकि यहां पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और जिसकी एसआरपी वैल्यू हाई है वो हमारा क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम एनोड और कैथोड को एसआरपी वैल्यू के बेस पर फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। गिवन क्या है? ई नॉट F2 ऑब्लिक एफ आयन प्लस 2.85 वोल्ट और ई नॉट I2 ऑब्लिक आई आयन प्लस 0.53 वोल्ट। यहां पे हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है बेटा, ये फाइंड करना है ना। तो हमने अभी जब ECS पढ़ी उसमें ये था कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसकी एसआरपी हाई होती है। तो इन दोनों में एसआरपी किसकी हाई है? ई नॉट F2 ऑब्लिक एफ आयन की। तो इसकी जब एसआरपी क्या है? हाई है, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फाइंड हो गया ना बेटा। और यहां पर क्या है? एसआरपी क्या है? लो है ना। इसकी हाई है और इसकी क्या है? लो, क्योंकि दो ही हमारे पास ऑप्शन है। तो जब इसकी लो एसआरपी है तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया? तो इस तरह से कोई क्वेश्चन होगा जिसमें हमें ऑप्शन गिवन होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा होगा, तो हम ये चेक करेंगे कि जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होगी, लो होगी, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द एसआरपी ऑफ 3 मेटल्स ए बी सी आर 0.5 volt minus 3.0 volt minus 1.2 volt अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर्स। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक मेटल ए दिया गया है, एक बी दिया गया है, एक सी दिया गया है, और जिसकी वैल्यू है ए की 0.5 वोल्ट, बी की वैल्यू है माइनस 3.0 वोल्ट और सी की वैल्यू है माइनस 1.2 वोल्ट, और हमें अरेंज करना है रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बेटा रिड्यूसिंग पावर उसकी सबसे ज्यादा होती है जिसकी एसआरपी क्या होती है, ज्यादा लो होती है, जिसकी एसआरपी सबसे ज्यादा लो हो, यानी कि सबसे ज्यादा निगेटिव जिसकी एसआरपी होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर भी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा निगेटिव एसआरपी किसकी बेटा, बी की है, फिर सी की है, फिर ए की है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में हमें लिथियम की वैल्यू गिवन है माइनस 3.05 वोल्ट, बेरियम की गिवन है माइनस 2.90 वोल्ट, सोडियम की गिवन है माइनस 2.7 वोल्ट, मैग्नीशियम की गिवन है माइनस 2.37 वोल्ट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो जिसकी एसआरपी सबसे ज्यादा हाई होगी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो सभी की सभी तो निगेटिव में है, बट सबसे कम निगेटिव का कौन सा है, 2.37, यानी कि इसकी एसआरपी अदर के कंपैरिजन में क्या है, हाई है। क्यों? एसआरपी क्या है, हाई है। सबसे ज्यादा लो एसआरपी किसकी है, लिथियम की, और रेशियो देखें तो कम होती जा रही है। तो कम होती जा रही है, इसका मतलब एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है ना। तो हाई एसआरपी जब होती है तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे बेटा जो आंसर होगा वो हमारा मैग्नीशियम होगा, क्योंकि इसकी एसआरपी इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा हाई है। क्या होगा, हाई एसआरपी। हाई एसआरपी जिसकी होगी वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बच्चों अब हम पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, जब हम स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालते थे यानी कि ई नॉट सेल, तो फॉर्मूला अप्लाई करते थे ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और वहां पर जो कंसंट्रेशन होती थी मेटल आयन की वो होती थी 1 मोलर और प्रेशर होता था 1 एटीएम। लेकिन जब कंसंट्रेशन मेटल आयन की 1 मोलर ना हो, डिफरेंट हो, और प्रेशर 1 एटीएम ना हो, डिफरेंट हो, तो उसके लिए नर्स्ट ने एक इक्वेशन दी और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इस इक्वेशन से हम ई सेल यानी कि ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। नर्स्ट सजेस्ट an equation by which we can calculate EMF, जिसे हम ई सेल बोलते हैं, फॉर गिवन कंसंट्रेशन
एंड प्रेशर। मीन्स कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों क्या हों, जब डिफरेंट हों, उस कंडीशन में हम नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू log is 10Q। ये इक्वेशन उन्होंने दी, जिसमें ई सेल जो हमारा था वो क्या है बेटा, EMF ऑफ सेल एट गिवन कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। EMF ऑफ सेल एट गिवन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट सेल होता था स्टैंडर्ड EMF, स्टैंडर्ड EMF। R इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन। F होता है फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलॉम। N इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन। Q क्या है बेटा, Q है रिएक्शन क्वाइटेंट, रिएक्शन क्वाटिएंट। सिंस Q इक्वल टू एनोड की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन, ये होता है। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर और टी और एफ की वैल्यू पुट करते हैं, 2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8.314 अपॉन एन, एफ की वैल्यू कितनी है 96500 इंटू लॉग क्या बना, एनोड कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन। यानी जो एनोड की कंसंट्रेशन गिवन होगी क्वेश्चन में, उसे हम रखेंगे ऊपर और कैथोड की कंसंट्रेशन को हम नीचे रखेंगे। अब अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें, यहां टेम्परेचर की वैल्यू 298 है, इन सब का कैलकुलेशन करें तो जो फाइनल इक्वेशन हमारी बनेगी वो होगी बेटा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। इनकी कैलकुलेशन 0.059 आएगी इंटू लॉग एनोड अपॉन कैथोड। ये इक्वेशन बेटा जो है वो हमारी फाइनल इक्वेशन है और इसी इक्वेशन को आपको याद रखना है। इसी का यूज हम न्यूमेरिकल करने में करते हैं। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ हाफ सेल। अब बेटा अगर हमें कोई हाफ सेल गिवन हो, उसकी ईएमएफ कैलकुलेट करनी हो, तो हम किस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग एनोड अपॉन कैथोड। ओके, बट ये तो था कंप्लीट सेल के लिए, है ना। अब क्या है हाफ के लिए, कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड जो है वो 1 मोलर है।
सपोज concentration of solid मीन्स मेटल कितनी है 1 यूनिटी। उस कंडीशन में नेक्स्ट इक्वेशन को ही फॉलो करेंगे। ई सेल इक्वल टू क्या होगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन मेटल आयन। हाफ सेल है ना, 1 अपॉन मेटल आयन। तो क्या होगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, मेटल आयन को ऊपर ले जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग मेटल आयन। इस फॉर्मूले को बेटा हम यूज करेंगे हाफ सेल की ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल। तो बेटा कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, when two electrodes are dipped, when two electrodes are dipped in the solution of same electrolyte, in the solution of same electrolyte, यानी सेम इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में अगर 2 इलेक्ट्रोड हमने डिप्ड किए हैं तो सच सेल इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। सच सेल इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी बेटा, रिप्रेजेंटेशन मेटल किसमें कन्वर्ट होगा, मेटल आयन में, और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी C1। साल्ट ब्रिज मेटल आयन कन्वर्ट हो रहा है मेटल में और इसकी कंसंट्रेशन C2। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। यहां पर ई नॉट सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, एक ही सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं और जो C2 की वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर होती है किससे, C1 से। क्यों? क्योंकि C2 क्या है, कैथोड है। तो कैथोड की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होती है किससे, एनोड से। तो जो फॉर्मूला होगा बेटा वो होगा ई सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग C2 बाई C1। इस फॉर्मूले से हम कंसंट्रेशन सेल की ईएमएफ को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम करेंगे कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन और ईएमएफ ऑफ सेल। नेक्स्ट इक्वेशन थी हमारी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन थी। यहां हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो सिंस Kc इक्वल टू होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और Kc इक्वल टू हो जाएगा एनोड अपॉन कैथोड। When the circuit in Daniell cell closed,
जब डेनियल सेल का सर्किट क्या हो, क्लोज्ड हो, उस समय रिएक्शन जो होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाती है और एट इक्विलिब्रियम ई सेल की वैल्यू जो होगी उस समय क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके बेटा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ई नॉट सेल इक्वल टू -0.059 अपॉन n log एनोड अपॉन कैथोड की जगह पे केसी। ये हमारा फॉर्मूला होगा बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का। अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट, ये क्या होता है, डेल्टा जी नॉट जो होता है बेटा वो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ इंटू ई नॉट सेल। ओके बेटा, सिंस वर्क मैक्सिमम इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा जी नॉट के, इसलिए वर्क मैक्स जो होगा वो होगा बेटा एन एफ इंटू ई नॉट सेल। ये हो गई बेटा रिलेशनशिप डेल्टा जी एंड ई नॉट सेल में। सॉरी, यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में फॉर्मूले में प्लस 0.059 होता है। ये थे अदर फॉर्मूले बेटा जिनकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप क्वेश्चन के ईएमएफ को कैलकुलेट